हैं, जानवरों के खान पान की आदत या हड्डियों का अध्ययन। हिमेटोलॉजी के अंतर्गत जो है हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? हिमेटोलॉजी। तो हिमेटोलॉजी के अगर मॉर्फोलॉजी होता है, पौधे की प्रजनन प्रणाली के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत, इसके अंतर्गत पौधे के प्रजनन प्रणाली का जो अध्ययन करते हैं हम लोग वो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं? मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पौधे के प्रजनन प्रणाली का अध्ययन करते हैं मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप, तो आपका मॉर्फोलॉजी के अंदर रक्त का जो है, रक्त का अध्ययन क्या? ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी आपने पढ़ा है, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। अब आपका हिमेटोलॉजी किससे रिलेटेड होगा? तो हिमेटोलॉजी जो होगा रेड ब्लड सेलों का जो अध्ययन किया जाता है हिमेटोलॉजी के अंतर्गत। तो कितने लोगों ने बी आंसर किया? बी इज राइट आंसर। ऑस्टियोलॉजी आपसे पूछेगा, ऑस्टियोलॉजी जो है एंथ्रोपोलॉजी, मानव विकास का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी जो है एक सब्जेक्ट है, मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। तो आप सारे चीजों को प्रॉपर्ली समझ पा रहे होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो वाष्पीकरण की दर को कम करता है, वाष्पीकरण के रेट को कम कौन करता है? तो नमी, ह्यूमिडिटी। कल भी हमने बताया था कि आर्द्रता अगर बढ़ता है, क्या अगर बढ़ेगा? अगर आर्द्रता बढ़ता है, ह्यूमिडिटी, अभी के मौसम में ह्यूमिडिटी कम होता है, आप कोल्ड क्रीम लगाते हैं, अभी आप क्या करते हैं? कोल्ड क्रीम लगाते हैं, तो नमी जो है, आर्द्रता जो है वो वाष्पीकरण की दर को कम करता है। कौन करता है? ह्यूमिडिटी। समझ में आ रहा है? अभी गर्मी के मौसम में थोड़ा ज्यादा ह्यूमिडिटी होता है, ठंड के मौसम में ह्यूमिडिटी कम होता है, आर्द्रता कम होती है। आप देखेंगे लोहे में जंग लगता है, आपने पढ़ा होगा कि लोहे में जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ता है। ये चीज आपने पढ़ा होगा कि लोहे में जंग लगने पर लोहे का वजन बढ़ता है। तो ड्राई एयर से लोहे में जंग नहीं लगता है, सूखी हवा से जो है लोहे में जंग नहीं लगता है, नमी युक्त हवा से लोहे में जंग लगता है। किससे लगता है? नमी युक्त हवा से। जिस हवा में नमी है, आर्द्रता है, उससे लोहे में जंग लगता है। ये बात बिल्कुल आपको पता ही होगा। अगले सवाल है बहुत शानदार। नाभिकीय संलयन के दौरान क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन होगा या नाभिकीय विखंडन? आप बताएंगे। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन? तो हमने पूछा है न्यूट्रॉन बमबारी में भारी न्यूक्लियस खंडित होता है, एक भारी न्यूक्लियस स्वतः ही खंडित हो जाता है, तो हल्के न्यूक्लियस मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं, एक हल्का न्यूक्लियस स्वतः ही खंडित हो जाता है। यहाँ सवाल क्या है? नाभिकीय संलयन के दौरान क्या होता है? तो नाभिकीय दो हल्के न्यूक्लियस मिलकर नाभिकीय संलयन, संलयित होना। विखंडन मतलब होता है टूटना, एक टूटा फिर बड़ा हुआ फिर टूटेगा, ये नाम है संलयन होना। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम संलयित होकर ऊर्जा देता है। तो यहाँ पे सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी इज राइट आंसर, सी। दो हल्के न्यूक्लियस मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, दो हल्के न्यूक्लियस मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, दैट इज कॉल्ड नाभिकीय संलयन। अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है ये जरा देखते हैं। पूछा ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है। कहते हैं हम अभी सारे चैप्टर्स के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आए हैं। तो पूछा गया है कि ट्रैफिक सिग्नल में, हमने बोला है कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, इसकी तरंगदैर्घ्य की लंबाई सर्वाधिक होती है, यह सुंदर होता है, यह खराब रोशनी वाले भी दिखाई देता है, उपयुक्त कारण में से कोई नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर आपने आंसर लगाया, बिल्कुल करेक्ट आंसर। मैंने सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन लगाया है। तो देखो वेवलेंथ की बात करते हैं, तरंगदैर्घ्य, दो तरंगों के बीच की दूरी क्या कहता है? क्या कहलाता है? तरंगदैर्घ्य कहलाता है। सबसे कम वायलेट का तरंग, 7 रंग है। आप देखे होंगे जब हम प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त होता है। सबसे बड़ा वेवलेंथ लाल का होता है। वेवलेंथ का एसआई मात्रक क्या होता है? आपको पता होगा वेवलेंथ का एसआई मात्रक अगर पूछ दे तो मीटर होता है। वेवलेंथ का एसआई मात्रक क्या होता है? साथी मीटर होता है। और याद रखिएगा 2-3 बातें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है सर? जरा ध्यान से देखिएगा। जिसका वेवलेंथ बड़ा होता है वो स्लो होता है, और जिसका पूछेगा इनमें सबसे तेज गति से यात्रा कौन करता है, तो वायलेट का स्पीड जो होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए वेवलेंथ छोटा होता है। सबसे स्लो जो है वो रेड रंग का, और जिसका वेवलेंथ बड़ा है तो हमें एकदम दूर से दिखाई देगा। स्लो है, कोई चीज एकदम फास्ट गया, बुलेट ट्रेन जैसा कम दिखेगा, लेकिन कोई धीरे धीरे जा रहा है तो वो आराम से आपको दिखता है, दूर से ही दिख जाएगा। तो वो है लाल। लाल का वेवलेंथ बड़ा होता है और लाल स्लो होता है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या है? अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? निम्न में से कौन सा कथन परितारिका से संबंधित है? परितारिका के बारे में आपने कुछ पढ़ा है? परितारिका आइरिस के बारे में आपने कुछ पढ़ा है? तो परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, परितारिका नेत्र में विशिष्ट रंग प्रदान करती है, परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, परितारिका नेत्र के अंदर आंतरिक भागों को दुर्घटना से बचाती है। इस सवाल का आंसर आप लोग करेंगे? जल्दी से बताइए कौन सा क्वेश्चन को लॉक किया जाए, जल्दी से आप बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में कौन सा परितारिका से संबंधित है? परितारिका से। तो यहाँ पे ए नंबर बताया, परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। बहुत सारे बच्चों का ए नंबर। आइरिस क्या है? परितारिका आपको पता है क्या है? परितारिका आइरिस किसे कहा जाता है? जरा देखिए, आपने ये चीज जो आंख के रंग को भी डिसाइड करता है, ये जो है आइरिस है। ये जो आप देख रहे हैं ये पार्ट जो है आंख के रंग को पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है कि जो आई का कलर है वो डिसाइड कौन करता है? आइरिस करता है, पहला चीज। दूसरा इसका काम क्या है भैया? ये आपके आंख में आने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। कभी आप देखे होंगे, अगर आप जस्ट 1 मिनट, ये देखिए सिकुड़ता और फैलता है। तो सिकुड़ता कब है? आप आंख को कब सिकुड़ते हैं? जैसे धूप में जाते हैं, धूप में जाने के साथ आप इसको सिकुड़ लेते हैं। आपके साथ ऐसा घटना होता है। जैसे आप देखिए गर्म प्रदेश में रहने वाले लोग जो एकदम गर्मी में रहते हैं, अफ्रीका के बीच वाले भूमध्य रेखा के बीच में रहने वाले लोग, जब सब उसका आंख धंसा हुआ है, गर्म प्रदेश में रहने वाले लोगों का आंख आपको धंसा हुआ दिखेगा। लेकिन ठंड प्रदेश में रहने वाले लोगों का आंख एकदम बड़ा बड़ा दिखता है, स्मार्ट लगता है देखने में। बात समझ रहे हैं? तो ये गर्मी में आप जब ज्यादा प्रकाश में सिकुड़ता है और अंधेरे में जाइएगा आंख फैलता है, आंख को रिलैक्स मिलता है। कब? अंधेरे में जब है आप एकदम पूरी आंख को खोलकर रह सकते हैं। बात समझ रहे हैं? ठीक है, आइरिस का 2 सवाल है। ये तो प्रकाश को नियंत्रित करता है, प्रकाश को नियंत्रित करता है, और दूसरा आंख का रंग जो है निर्धारित इसी के द्वारा होता है। तो परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को आइरिस जो है, आइरिस इज कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटर द आई। ए इज राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 10 ही सवाल करेंगे, बहुत बेहतर तरीके से समझ के शानदार प्रश्न का उत्तर हम लोग करेंगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी बात है, आपको पता है कि अभी जो है क्लास नोट्स की बात किया, जो सुपर नोट्स बनाया गया है, वो अगर आप
किसी भी एग्जाम की तैयारी, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो 599 में ये आपको सुपर नोट्स का पैकेट आप मंगा सकते हैं। अभी आपको 70% डिस्काउंट चल रहा है। 2000 का वो नोट्स जो है वो आपको, इसका जो वैलिडिटी है बस 24 घंटे के लिए ऑफर है। कल है 12 फरवरी 8 बजे सुबह तक ये 70% डिस्काउंट में उपलब्ध है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी कांस्टेबल, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करें, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें, यूपीएसआई, आरपीएफ एसआई, आर्मी क्लर्क, बात समझ रहे हैं, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, एमटीएस, ऐसे किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप जाके ले सकते हैं। अभी बिहार दरोगा के लिए भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, बीपीएससी के लिए भी मिलेगा और आरआरबी के लिए, लोको पायलट के लिए भी वो काम चल रहा है। कंटेंट टीम जो है प्रॉपर्ली काम कर रहा है, बहुत बेहतरीन मॉड्यूल जो है इस तरह से आपके सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा। सारे मॉड्यूल को आप पढ़ सकते हैं प्रॉपर्ली, समझ में आ रहा है ना। तो जिनको भी चाहिए, आप अभी 70% इन सब में से कोई एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना ऑर्डर कर सकते हैं। कोड है आपका नोट 70 लगाएंगे, आपको 70% डिस्काउंट के साथ ये आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। और इसका आप देख सकते हैं डेमो, जाके आपको मिल जाएगा सर कि कैसा नोट्स है। इसकी डेमो भी आपको आप पर एग्जामपुर के एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। ओके, आगे के प्रश्न में चलते हैं। आगे के प्रश्न में हम जाते हैं, मानव नेत्र में दिक् तंत्रिका का कार्य क्या है? दिक् तंत्रिका, द फंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का काम क्या है? ऑप्टिक नर्व का काम क्या है? द फंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व इज ह्यूमन आई। आंख में जो है ऑप्टिक नर्व का काम क्या है? तो यहाँ पर चलते हैं, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ये आपका ऑप्टिक नर्व है और ये आपके मस्तिष्क को क्या करता है? प्रकाश में विद्युत सिग्नल को परिवर्तित करता है। विद्युत सिग्नल को मस्तिष्क तक पहुंचाना, विद्युत सिग्नल को प्रकाश में परिवर्तित करना। तो विद्युत सिग्नल को जो है, विद्युत सिग्नल को मस्तिष्क तक जो पहुंचाने का काम करता है वो करता है ऑप्टिक नर्व। कौन करता है? ऑप्टिक नर्व। आपका बी इज करेक्ट आंसर, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे विद्युत सिग्नल को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम जो है ये ऑप्टिक नर्व करता है। यहाँ पे आपका बी इज राइट आंसर, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगला सवाल, निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में निम्नलिखित में कथन पर विचार कीजिए। निकट दृष्टि थोड़ा सा एकदम कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन होगा, आपके अंदर एकदम पेशेंस होना चाहिए, एक एक चीजों को हम सीखेंगे और आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिया गया है। अब बोला है निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति को दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, इसके सामने बनता है। अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष का संशोधन किया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? नहीं। एक क्वेश्चन पूछा और सारे क्वेश्चन का आपसे जवाब मांग लिया कि कितना आपको पता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष पहले तो देखिए, एक निकट दृष्टि दोष कितने शब्द का है? 3 शब्द का। लेंस का इस्तेमाल करेंगे 4 शब्द का लेंस का, अवतल लेंस का। तो एक बात तो समझ में आ गया भैया, अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष का संशोधन किया जा सकता है। ये बात तो ठीक है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का, ये 3 ऑप्शन, तो 3 तो होगा, मतलब ये आपका पहला ऑप्शन तो नहीं ही होगा। यहां से हमने एलिमिनेट करना सीख लिया। लिखा है निकट दृष्टि दोष में हम क्या लगाते हैं? अवतल लेंस। अवतल लेंस मतलब डाइवर्जिंग लेंस, प्रकाश को फैलाने वाला लेंस, प्रकाश को फैला। तो लिखा है दूसरा ऑप्शन पढ़ेंगे, निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर इसके सामने बनता है। ये भी करेक्ट है, रेटिना पर नहीं बनता है, रेटिना के सामने ही बन, जैसे ये रेटिना है तो रेटिना के सामने ही बन जाता है, तब हम अवतल लेंस लगाते हैं ताकि यहां तक पहुंचा सके। तो 2 नंबर का जिसमें है वो भी करेक्ट है, इसमें तो है नहीं, इसको कट दो। अब या तो होगा 1 2 3 होगा, या तो आपको 2 3 होगा। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तभी ये सवाल बन पाएगा। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और, अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को, अब बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो? निकट दृष्टि दोष में जो व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता, यहाँ पे आंसर, अब आप बता सकते हैं आंसर आपका क्या हो? तो बी इज अ राइट आंसर, आपका बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलते हैं आगे, अगले के प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है? जो आप देखिए क्या होता है निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? जैसे ये रेटिना, ये एक्चुअल क्या है? नॉर्मल आई, आपका आंख ठीक है, उत्तल लेंस आपके आंख में होता है, और उत्तल लेंस होता है तो उत्तल लेंस में नॉर्मली क्या होता है? ये आंख रेटिना पर इसका स्ट्रॉबेरी का इमेज बन रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? पहले ही स्ट्रॉबेरी का इमेज बन जा रहा है, रेटिना से। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? पहले बनता है, और दूर दृष्टि दोष में रेटिना के बाद इमेज बनता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब निकट दृष्टि दोष होगा तो रेटिना से पहले इमेज बनेगा और दूर दृष्टि दोष में रेटिना के बाद बनेगा। अब ऐसा सवाल आपकी आप अपेक्षा ना करें एग्जाम में कि निकट दृष्टि दोष का पूछ देगा कौन सा लेंस और दूर दृष्टि दोष में पूछ देगा कौन सा लेंस, इतना भी आसान सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में, तार्किक प्रश्न जो है वो थोड़ा देखने को मिलता है नए पैटर्न के एग्जाम में, तो इस तरह की चीजों का थोड़ा अभ्यास करके जाए। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन एग्जामिनर पूछना चाहता है आपसे। जैसे एक बेहतरीन सवाल है, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। तो ये विचार करने वाला प्रश्न एनसीईआरटी से होता है और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो विचार करने वाले प्रश्न पर आप भागिएगा मत डर से। इससे थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन लग रहा है, हम छोड़ दे रहे हैं, पढ़िएगा। कुछ इसमें व्यक्ति जो है वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, इसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। इनमें निकट रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो रेटिना के पीछे तो बिल्कुल बनता है, ये बात ठीक है। दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे, तो 2 ऑप्शन जिसमें नहीं है उसको काट दो। ठीक है, इसमें दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल होता ही नहीं है। निकट दृष्टि दोष जो दूर दृष्टि दोष है इसमें हम उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, किसका? उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो 3 ऑप्शन वाला भी काट दो, मतलब ये भी नहीं होगा। अब है आपके पास 2 ऑप्शन है, 1 और 2 या केवल 2 होगा। तो यहाँ पे आप लोग जल्दी से आंसर आप बताएंगे, आपका सी नंबर होगा या आपका केवल 2 आंसर होगा। जल्दी से एक बार आप शानदार तरीके से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे आपका ये भी नहीं होगा, ये आपको पता है, और आपका जल्दी से बताइए। तो इनमें व्यक्ति को दूर की वस्तु जो है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, दूर की वस्तुओं को। तो सी इज राइट आंसर, सी या बी, जल्दी से बताइए। अब इतना आसान कर दिया हमने, उसके बाद भी आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं। आप सोच रहे हैं आपका कॉन्सेप्ट लेवल कहां पर? उल्टा होता है। इसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, बिल्कुल देख सकता है। तो
यहाँ पे सी इज राइट आंसर, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है? अगर आप अपने नेत्र को दान करना चाहते हैं, नेत्र के कौन से भाग को डोनेट किया जाता है? नेत्र के कौन से भाग को डोनेट किया जाता है, दान किया जा सकता है? अगर आप अपना नेत्र दान करना चाहते हैं तो नेत्र के कौन से भाग को आप डोनेट करना चाहते हैं, एक बार आप बताइए। बात समझ में आ रहा है? हमने क्या बोला है, आप नेत्र का कौन सा भाग आप डोनेट करना चाहते हैं, कॉर्निया, पुतली या रेटिना? जल्दी से बताइए। तो नेत्र के कौन से भाग को डोनेट किया जाता है, एक बार जल्दी से आप आंसर बताएंगे। नेत्र के कौन से भाग को? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा, डी इज राइट आंसर। नेत्र के जो कोर्निया का हिस्सा होता है वो आप डोनेट कर सकते हैं, नेत्र को जो डोनेट वाला करना होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि तापमान बढ़ता है तो साउंड की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो, हमने क्या बोला है, यदि तापमान बढ़ता है तो साउंड के स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? सीधे बच्चे आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए, इधर उधर की कोई कमेंट नहीं, सीधा शांति से टेबल चेयर पर बैठिए और जहां भी बैठे एकदम आराम से आप 2-3 घंटे मेरे साथ रहिए। तो हमने बोला तापमान बढ़ने से साउंड का स्पीड, हमने बोला कि साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। ये एक मैकेनिकल वेव मतलब बिना माध्यम का साउंड ट्रैवल नहीं करता, विदाउट मीडियम जो है वो साउंड ट्रैवल नहीं करता, ये आपको पता है। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट जो है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिना माध्यम का भी ट्रैवल कर सकता है। अब यहाँ पे पूछा यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होगी, बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ने पर, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर साउंड का स्पीड जो है वो बढ़ता है, याद रखिएगा। गर्मी के दिनों में साउंड का स्पीड ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरा चीज हमने बताया, अगर आर्द्रता, ह्यूमिडिटी पूछे, आर्द्रता बढ़ने पर साउंड का स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि अगर आर्द्रता बढ़े, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाए तो साउंड के स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो साउंड के स्पीड पर कोई प्रभाव, सॉरी, साउंड का स्पीड बढ़ता है, ह्यूमिडिटी बढ़ने पर भी साउंड का स्पीड जो है बढ़ता है। दाब का क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि दाब बढ़ने से साउंड का स्पीड बढ़ेगा क्या? तो दाब का कोई प्रेशर का कोई इंपैक्ट नहीं होता है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब बढ़ने से साउंड का स्पीड नहीं बढ़ता है। तो साउंड का स्पीड, ये दो चीजें ध्यान रखना है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड का स्पीड बढ़ेगा, और अगर ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बढ़ता है तो भी साउंड का स्पीड बढ़ता है, याद रखिएगा। और दाब बढ़ने से, प्रेशर बढ़ने से और भी कुछ बढ़ने से साउंड के स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरा बात एक बच्चे याद रखना है आपको कि साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद गैस में होता है। सॉलिड में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम में होता है, 6420 मीटर पर सेकंड का रफ्तार होता है। लिक्विड में सबसे ज्यादा समुद्री जल में, सी वाटर में होता है, 1531 मीटर पर सेकंड का रफ्तार होता है। और गैस में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस में होता है, 1284 मीटर पर सेकंड का रफ्तार होता है। कितना होता है? 1284 मीटर पर सेकंड का रफ्तार होता है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। हाइड्रोजन गैस में सबसे ज्यादा स्पीड होता है, गैस में, लिक्विड में, समुद्री जल में सबसे ज्यादा, और एल्युमिनियम में जो है सबसे ज्यादा, सॉलिड में एल्युमिनियम में होता है। ये सारे पॉइंट को आप अच्छे से नोट करेंगे, ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का आणविक द्रव्यमान पूछा है, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान पूछा है, क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, द्रव्यमान क्या होगा? हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, 1 गुना 2 हाइड्रोजन के परमाणु है, प्लस सल्फर का कितना होता है? 32 होता है। ऑक्सीजन के 4 परमाणु है तो 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 ऑक्सीजन का 64 होगा। तो 60 और 30 90, 90 से 96, 2 98, 98 यूनिफाइड मास होगा, 98 यूनिफाइड मास होगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। तो डी इज राइट आंसर, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको एटॉमिक मास जो है, परमाणु द्रव्यमान जो है वो भी याद रखना होगा। जैसे आपसे पूछते कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो 40 होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आप चीजों को समझिएगा। सबसे हल्की धातु लिथियम होता है, उसका परमाणु द्रव्यमान आप बता सकते हैं, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान जल्दी से कमेंट में लिखेंगे। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू होता है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो किसको जोड़कर निकाला जाता है? परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं तो हमारा परमाणु द्रव्यमान निकल कर आता है। तो लिथियम का बताइए बच्चे, परमाणु द्रव्यमान 7 होता है, सबसे हल्की धातु लिथियम है और इसका परमाणु द्रव्यमान 7 होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, इसने 7 आंसर किया, इसने गलत किया सीख लो। लिथियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 7 होता है। आपको पता है परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों चीज पाया जाता है परमाणु के अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन हम द्रव्यमान जब निकालते हैं सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम ऐड नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का कण है, इसको जोड़ने या घटाने से वजन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इलेक्ट्रॉन मत बनिए, बात समझ रहे हैं? कोई भी कहीं भी छोड़ देगा तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ने या घटाने से कोई फर्क पड़ता नहीं होता है ना। क्रिकेट खेलते हैं, एक आदमी को ऐसे रख लिया, जानता है एक बॉल में आउट ही हो जाए, वही बात है इलेक्ट्रॉन का। सबसे भारी न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में जो सबसे लास्ट में नाम बोल रहे हैं वो सबसे भारी है, और सबसे हल्का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा हम रुकेंगे, बात करेंगे कि क्वेश्चंस पर पूछा है 100 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं, प्रतिदिन 8 घंटा। ये सवाल न्यूमेरिकल नहीं है, नॉर्मली समझने वाला। 8 घंटे उपयोग किया जाता तो बल्ब द्वारा एक सप्ताह में कितना यूनिट, ऐसा सवाल अगर आएगा यूनिट, कितना यूनिट बिजली? आपको पता है, एक बात आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे 1 किलो वाट आवर आपने पढ़ा होगा, 1 किलो वाट आवर मीटर में लिखा होगा साथ, 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है, या 1 किलो वाट आवर बराबर, 1 किलो वाट आवर बराबर 1 यूनिट भी लिख सकते हैं, 1 यूनिट भी लिख सकते हैं। 1 किलो वाट आवर बराबर 1 यूनिट भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपके मीटर में साइड में लिखा होगा बिजली बिल 1 किलो वाट। इसको कुछ नहीं करना, जब लिखा है ना 100 वाट, ठीक है, लिख दिए। प्रत्येक दिन 8 घंटा, कितना दिन? 7 दिन, और इसको कुछ नहीं किया, 1000 से सिर्फ भाग देंगे, 1000 से कट जाएगा सब, 2 जीरो 2 जीरो, 8 सौ 56, 56 बटा 10 हो जाएगा, 5.6 यूनिट बिजली मिलाएगा। कितना आएगा? बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है? 11 वोल्ट के
विभवांतर वाले दो बिंदुओं के सारे चैप्टर से क्वेश्चन, विद्युत धारा, आम्ल क्षार लवण, प्रकाश चैप्टर, सारे चैप्टर का क्वेश्चन लिया है जो एकदम शानदार, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सब कुछ क्लियर हो जाए। तो 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम के चार्ज को प्रवाहित करने के लिए कितना समय लेगा? आपको एक फार्मूला डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है। ये फार्मूला विभवांतर बराबर V इक्वल टू होता है W/Q, V इक्वल टू IR भी होता है, यहाँ पर आपसे W/Q पूछा है। तो विभवांतर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो धारा का जो प्रवाह है वो नहीं होगा। हमने बोला ताप में अंतर नहीं होगा, तापमान का फ्लो नहीं होता है। अगर वाटर में लेवल का अंतर नहीं होगा तो वाटर फ्लो नहीं होता है। करंट को फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस होना जो है बहुत जरूरी है मेरे भाई। तो V इक्वल टू आपका क्या हो गया? W/G। तो वर्क आपका, अब आपसे क्या पूछा? V, तो V आपका कितना दिया है? 11 आपका दिया है। तो आपको क्या निकालना? आपको यहाँ पे चार्ज, आपको कार्य पूछा है, तो W बराबर आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर W इक्वल टू आप लिख सकते हैं कार्य बराबर विभवांतर गुना आवेश। तो आपको विभवांतर कितना दिया है? W इक्वल टू 1 मिनट, W इक्वल टू जो है आपका विभवांतर कितना का दिया है? 11 का, और कूलम चार्ज कितने का? 4 का। 44 जूल जो है यहाँ पर ऊर्जा का ऐसा मतलब जूल होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा 44 जूल आपका करेक्ट आंसर होगा। 44 जूल जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है ये जरा देखते हैं। अणु के गठन करने वाले परमाणुओं को संख्या इसके डैश के रूप में जाना जाता है। अणु का गठन करने वाले अणु, जल का एक अणु H2O, कहते हैं जल का एक अणु है। 5H2O जल का 5 अणु है। 6H2O जल का 6 अणु है। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? एटॉमिसिटी, दैट इज वैलेंसी नहीं, एटॉमिसिटी कहा जाता है। परमाणुकता, अगर आपसे पूछा जाए CaCO3 की परमाणुकता क्या है तो आप क्या बताएंगे? CaCO3 की परमाणुकता पूछा है तो आप क्या बताएंगे? इसका परमाणुकता बताइए तो कमेंट में, कि CaCO3 की परमाणुकता आपसे पूछ दे तो आप क्या बताएंगे? CaCO3 की परमाणुकता क्या होगा? तो नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लेंगे, एक कैल्शियम का, एक कार्बन का और 3 ऑक्सीजन का, 5 परमाणु, इसकी परमाणुकता 5 होगा। H2O की एटॉमिसिटी कितनी होती है? तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 3 होगी। समझ में आ रहा है ना? अगर आपसे HCl की एटॉमिसिटी पूछा परमाणुकता तो 2 होगा, 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन। बात समझ रहे हैं? तो एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है? परमाणुकता। एक अणु के गठन करने में कितनी परमाणु लगा, कितना परमाणु लगा, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, वो आपका परमाणुकता कहलाता है। समझ में आ रहा? एक बार सभी लोग थोड़ा सेशन को शेयर कर दें, आज 200 के पार करना चाहिए। एक बार सभी लोग सेशन को शानदार तरीके से शेयर कर देंगे। संयोजकता क्या होता है? कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए जितना त्याग करे या ग्रहण करे उसको हम लोग संयोजकता, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी कहलाता है, वो आपका वैलेंसी कहलाता है। ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। पूछा एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो है, आवृत्ति साउंड से आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज है, और इसका जो है तरंग धैर्य जो है 4 मीटर है। तरंग धैर्य का ऐसा ही मतलब आपको पता होगा मीटर होता है, तरंग धैर्य का ऐसा ही मतलब मीटर होता है। तो ध्वनि तरंग की चाल तो आपने पढ़ा होगा V इक्वल टू L लैम्डा, V इक्वल टू L लैम्डा। तो n क्या है? आवृत्ति है। आवृत्ति हमारा कितना है? 50 हर्ट्ज का, और लैम्डा से हम लोग वेवलेंथ को 4 मीटर, 50 चौके 200 मीटर पर सेकंड का रफ्तार होगा। साउंड का जो स्पीड होगा 200 मीटर पर सेकंड का होगा, 200 मीटर पर सेकंड का। हो सकता है कि ऐसा न्यूमेरिकल ना हो, लेकिन ऐसा कुछ सवाल आ जाए V इक्वल टू L लैम्डा, आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में हर चीज आपको प्रॉपर वे में, एक एक चीज बात समझ में आ रहा है? दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, AB रक्त वाला एक व्यक्ति, हमने क्या पूछा है? AB रक्त वर्ग वाला जो एक व्यक्ति है, चलिए हमने पूछा AB रक्त वर्ग वाला जो एक व्यक्ति होता है, AB रक्त वर्ग, यहाँ पे क्या कर सकता है? देखो, जब कोई चीज बढ़ता है तो बहुत आदमी जाता है, लेकिन जब देना होता है तो सब आदमी अपने घर में लाता है। तो ग्राही, 2 आदमी जहां पर दिखा तो सर्वग्राही होता है। क्या होता है? सर्वग्राही। समझ में? सर्वग्राही, तो 2 चीज लेने के लिए, तो यहाँ क्या होता है? ABO रक्त वर्ग वाले लोगों का रक्तदान कर सकता है, सार्वभौमिक रक्तदाता और किसी भी वर्ग का रक्त ले सकता है। तो यहाँ पे सर्वग्राही जब होगा तो AB होगा। क्या होगा? AB जो है ये सर्वग्राही होता है। क्या होता है? AB जो होता है सर्वग्राही होता है, और O जो होता है सर्वदाता होता है। ये बिल्कुल आपको देखिए, AB ब्लड ग्रुप जो है वो क्या करता है? रिसीव ब्लड फ्रॉम एवरीवन। AB ग्रुप जो होता है वो सभी से रक्त जो है वो ले सकता है। बट इन द केस ऑफ O नेगेटिव की बात करें तो रिसीव डोनेट ब्लड टू एवरीवन, किसी को भी ये डोनेट कर सकता है O नेगेटिव वाला। ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो AB प्लस जो होता है ये रिसीवर होता है, रिसीव ब्लड फ्रॉम एवरीवन। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये आपको ध्यान में एकदम रखना होगा प्रॉपर्ली। आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया, एक बार सुन लेते हैं, थोड़ा सा कर दिया कीजिए, ठीक है? एक बार थोड़ा सा कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पूछा अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई कैसी होती है? अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई पूछा है। अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई शून्य होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा या इनफाइनाइट होगा? साइन कन्वेक्शन से यह प्रश्न पूछा है। बात समझ रहे हैं? साइन कन्वेक्शन से ये सूत्र पूछा गया है। अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई के संदर्भ में ये प्रश्न है। अवतल लेंस की जो नाभिकीय लंबाई है, तो जरा सा ध्यान से समझिएगा। अवतल लेंस की अगर नाभिकीय लंबाई के विषय में अगर हम बात करें तो अवतल लेंस की जो नाभिकीय लंबाई होती है वो किधर होता है भैया? लेफ्ट साइड होता है। किधर होता है? तो निगेटिव होगा। क्या होगा? जब भी हम बोलते हैं -2D, तो -2D बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? -2D हम बोल रहे हैं, -2D मतलब अवतल लेंस का पावर हम बता रहे हैं। -4D
ये अवतल लेंस का पावर हम दिखा रहे हैं प्लस 2D, मतलब ये उत्तल लेंस का, क्योंकि उत्तल लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो राइट साइड होता है, इसलिए प्लस 2D या प्लस 4D में हम दिखाते हैं कि ये उत्तल लेंस का है, और माइनस में जब हम दिखाते हैं तो अवतल लेंस का दिखाते हैं। किसका दिखाते हैं? अवतल लेंस का हम दिखाते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न आपका क्या है? कुछ ऑक्नोलॉजी में किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑक्नोलॉजी जो है आपका अस्थि या मधुमेह होगा, कैंसर, वृक संबंधी विफलता। तो वृक में अगर आपका किडनी फेल होता है तो किडनी फेल होता है तो क्या होता है आपको पता है, डायलिसिस किया जाता है। लेकिन ऑक्नोलॉजी जो है ये कैंसर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ऑक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू कैंसर। किससे रिलेटेड है? ये कैंसर से आपका रिलेटेड है। ऑक्नोलॉजी जो है कैंसर से रिलेटेड है। ऑक्नोलॉजी रीनल फेलियर किडनी। अगले संबंध क्वेश्चन में चलते, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़ा हो तो करंट का मान क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल है। अगर विद्युत धारा चैप्टर आपका क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन आराम से बता सकते हैं। हमने क्वेश्चन क्या पूछा है? जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में, बिजली का कनेक्शन कितने प्रकार का होता है? बिजली का जो कनेक्शन है वो कितने प्रकार का होता है? तो बिजली का कनेक्शन दो प्रकार का होता है। एक आपका सीरीज में होता है जिसको हम लोग श्रृंखला कहते हैं, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये श्रृंखला में है। और एक आपका समांतर श्रेणी होता है जिसको हम लोग पैरेलल सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल सीरीज कहा जाता है। पैरेलल सीरीज कहा जाता है। जो घर की कनेक्शन अगर पूछा जाए कैसे कराते हैं तो घर की कनेक्शन जो है ये पैरेलल सीरीज में आपसे पूछा जाएगा। ये पैरेलल समांतर श्रेणी, ये श्रेणी, समांतर श्रेणी और ये आपका श्रेणी। तो हमने क्या हुआ है बताया है आपको, जरा ध्यान से देखिए। हमने आपको ये बताया कि घर की कनेक्शन हम पैरेलल सीरीज में करते हैं। घर का जो बिजली का कनेक्शन होता है वो पैरेलल सीरीज में करते हैं। एक बल्ब भी खराब हो जाए बाकी काम करते रहेगा, बाकी क्या होगा? काम करते रहेगा। लेकिन सीरीज में अगर कहीं भी कट गया तो पूरा घर का बिजली खराब हो जाएगा। इसमें प्रतिरोध भी ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस भी इसमें ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस का वैल्यू इसमें, रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होता है वो कम होता है। तो आपसे पूछा जाएगा बिजली का कनेक्शन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? तो बिजली का जो कनेक्शन है वो दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो सीरीज में करते हैं, दूसरा हम पैरेलल सीरीज में करते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या? जल्दी से बताइए, फटाफट आप कमेंट में बताएंगे। कोई दिक्कत समस्या है क्या? आंसर आप बताएंगे एकदम स्पीड में। तो यहाँ पे पूछा है यदि एक समान परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जोड़े तो करंट का मान क्या होगा? तो करंट का जो मान है, करंट का जो मान है कई प्रतिरोध श्रृंखला में कम होता है तो बिल डिक्रीज होता है। करंट का मान, अब देखो क्यों ऐसा होगा, करंट का मान क्यों होगा ऐसा? यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज होगा आपका करंट का मान। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विद्युत विघटन जो है किस पर आधारित होता है? विद्युत विघटन, विघटन किस पर आधारित होता है? विघटन, विद्युत विघटन जो है वो किस पर आधारित होता है? विघटन का मतलब समझते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है, फ्यूज कई मशीन में लगाया जाता है उसकी रक्षा होने की, मशीन में जितना करंट चाहिए उतना ही मिले, इसलिए हम फ्यूज लगाते हैं। तो धारा के उष्मीय प्रभाव पर यह आधारित होता है, धारा के हीटिंग इफेक्ट पर। आयरन भी जो है धारा के हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। उष्मीय प्रभाव का मतलब क्या होता है? जैसे पूछा जाएगा इसमें जो वायर लगा होता है वो किसका लगा होता है? पीबी और स्टेनम का, शीशा और टीन का बना होता है। पीबी मतलब प्लम्बम और स्टेनम का मिलकर बना होता है वो वायर, और ये जल्दी गर्म होता है और टूट जाता है, गर्म होकर टूट जाता है। हीटिंग इफेक्ट पर यह आधारित होता है। ये किस पर आधारित होता है? हीटिंग इफेक्ट पर यह आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है जरा देखते हैं। सभी एसिड में सामान्य रूप से पाया जाता है। अगले का क्वेश्चन है, सारे चैप्टर का थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लिया है जो एक बार में आपको सारा चैप्टर लगभग रिवाइज हो जाए। तो हमने पूछा है सभी एसिड में, और हम सारा बात लगभग बोल पाए, इंपॉर्टेंट बात। तो हमने पूछा सभी एसिड में जो है सामान्य रूप से पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो सभी एसिड में जो है हाइड्रोजन सामान्य रूप से पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। बिना हाइड्रोजन का एसिड नहीं होगा। कोई भी एसिड आप देख लो सब में आपका हाइड्रोजन होगा। जैसे आप देख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिडिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी एसिड को अगर आप देख रहे हैं तो हाइड्रोजन अनिवार्य रूप से उपलब्ध होगा। हाइड्रोजन जो है आपका अनिवार्य रूप से उपलब्ध होगा। अगर देखो एक बात हम बताएं आपको, अगर इससे भी क्वेश्चन छूट सकता है, अगर आपको दे दे निम्नलिखित में से सिट्रिक एसिड का फार्मूला, तो सिट्रिक एसिड का अगर फार्मूला दे देगा और ऐसे चार ऑप्शन में आपको लिख देगा तो आपको मुश्किल हो जाएगा सर आपके लिए सिट्रिक एसिड का फार्मूला करना। बात समझ रहे हैं? तो सिर्फ ये नहीं है कि हम ये चीज कर लिए, कभी कदार ये कोशिश करो कि हम कम से कम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सबको सूत्र पता है HCl, तो कभी ऐसा भी करें फास्फोरिक एसिड का सूत्र याद कर ले, H3PO4, इसको रट्टा मार ले। चलो आज कल फास्फोरिक एसिड तो पता हो गया, फिर धीरे धीरे आप ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में मिलता है, तो टमाटर में क्या मिलता है? हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। टमाटर में क्या मिलता है भैया? ऑक्सैलिक एसिड, और ऑक्सैलिक एसिड मतलब हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, तो H2C2O4। तो ऑक्सैलिक एसिड का कम से कम सूत्र तो पता हो गया ना मुझे। तो ऑक्सैलिक एसिड किसमें पाया जाता है? टमाटर में, उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन होता है H2O2O4। कितना? H2C2O4। कितना आराम से आप याद कर सकते हैं। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है ये जरा हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? प्रबल अम्ल के विलयन में क्या होते हैं? तो प्रबल अम्ल के विलयन में क्या होते हैं? अणु और आयन दोनों होते हैं। ज्यादातर आयन होते हैं, ज्यादातर अणु होते हैं, ज्यादातर पानी होते हैं। तो प्रबल अम्ल में क्या होता है? हमने सवाल क्या पूछा? प्रबल अम्ल के संदर्भ में आपसे सवाल पूछा कि सीधा सिंपल सा सवाल पूछा, अणु और आयन आपने बताया। प्रबल अम्ल में क्या होते हैं? हम बात कर रहे हैं प्रबल अम्ल। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक आपका वीक एसिड होता है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है आप देख रहे होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जल्दी से बताइएगा, आयन की जो मात्रा है, आयन H+ आयन की जो मात्रा है वो कम होती है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें H+ आयन की जो मात्रा है
ज्यादातर जो है आयन होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा ज्यादातर H प्लस आयन जो डोनेट करता है उसे प्रबल एसिड कहा जाता है। ज्यादातर H प्लस आयन, हमने 4 लेवल वाले चैप्टर्स में आपने ये बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा। ज्यादातर H प्लस आयन जो देता है, क्या देता है? ज्यादातर H प्लस आयन देता है। ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे, एक एक चीज को प्रॉपर्ली समझ गए होंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा बी इज राइट आंसर, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या है? अगला सवाल आपका क्या है? देखो एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या डिफरेंस होता है। क्या आप कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। जो हम प्राकृतिक तौर पर जो एसिड मिलता है हमें, प्राकृतिक तौर पर जो अम्ल मिलता है, प्राकृतिक तौर की अगर बात करें जो हमें सेब से मिला, जो टमाटर में अम्ल पाया जाता है, जो संतरे में अम्ल पाया जाता है, वो सब वीक एसिड होता है। लेकिन जो हम प्रयोगशाला में बनाते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जैसे ऑक्सैलिक एसिड आपको टमाटर में मिलता है, जिसे वीक एसिड कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा नाइट्रस ऑक्साइड एसिड पढ़ा होगा, बेंजोइक एसिड पढ़ा होगा, एसिडिक एसिड सिरका में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है। तो ये वीक एसिड का एक सिंबल है कि नेचुरल रिसोर्सेज से, प्राकृतिक स्रोत से जो मुझे अम्ल मिलते हैं वो वीक होता है। और जो हम प्रयोगशाला में बनाते हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, जैसे हमारा हाइड्रोकार्बोनिक एसिड है, जैसे आपका फास्फोरिक एसिड है, ये सब जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अगले सारे चैप्टर्स को भी हम टच करेंगे और उसमें हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ताकि उसके सारे डायमेंशन आपको समझ में आ जाए। आपको एक क्लास में लगभग बहुत सारा चैप्टर। कॉपर सल्फेट का जलिया विलयन। तो कॉपर सल्फेट किसे कहा जाता है? तो कॉपर सल्फेट की बात करें तो नीला होता है कॉपर सल्फेट CuSO4 हमने बात किया। और इसमें जल के 5 अणु पाए जाते हैं, 5 अणु। और फेरस सल्फेट में जल के, जिसको हरा कशिश कहा जाता है, जल के 7 अणु पाए जाते हैं, 7 अणु पाए जाते हैं फेरस सल्फेट में। हमने सवाल क्या पूछा है? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिटमस को प्रभावित नहीं करती है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। दोनों लाल और नीले लिटमस को प्रभावित करती है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। कॉपर सल्फेट, कॉपर एक धातु है। आपको हो सकता है इस प्रश्न में रुकना पड़ जाए, सोचना पड़ जाए, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इन सब सवाल में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी होगा, नहीं तो आप बहुत बच्चे ऐसे भी दिखता है नहीं बन रहा है, छोड़ दो क्लास को, उससे काम होगा ही नहीं। आप हमारी क्लास से भाग गए लेकिन आप रिजल्ट से नहीं भाग सकते। बात समझ रहे हैं? लास्टली रिजल्ट में वही होगा जो होना है, सच्चाई यही है। आप इसको जितना भी छिपा सकते छिपाइए, लेकिन वो चीज आपको लास्टली रिजल्ट के दिन पता चल जाता है किसने लड़ा था और किसने छोड़ा था। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल क्यों कर देता है? ये बात तो, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? तो ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल कर देता है। लाल कौन करता है? बात समझ रहे हैं? तो नीले लिटमस पत्र को जो है, नीले लिटमस पत्र को अगर एसिड में डालते हैं, तो नीले लिटमस पत्र को अगर हम एसिड में डालते हैं तो लाल करता है। एसिड का काम है लाल करना, एसिड का काम क्या है? लाल करना। तो यहाँ पे जल्दी से बताइए, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जल्दी से बताइए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आराम से बताइए इसको। कॉपर मेटल है कि नॉन मेटल? पहले ये तो समझ जाओ। कॉपर एक धातु है। कॉपर क्या है भैया? एक धातु है। फेरस क्या है? एक धातु है। यह क्षारीय प्रकृति का होता है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? जल्दी से आप बताएंगे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। लाल लिटमस पत्र को क्या करता है? नीला कर देता है। यहाँ पे डी इज राइट आंसर, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन अतिरिक्त अन्य धात्विक तत्व क्या कहलाते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सबल अम्ल या हाइड्रोक्सी अम्ल क्या कहा जाता है? जिस अम्ल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पाया जाता है। अम्ल में हाइड्रोजन अनिवार्य रूप से रहेगा, लेकिन जिस अम्ल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित हो उसे क्या कहा जाता है? तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के संदर्भ में बात किया जाए तो आपको मैंने पढ़ाया था, एक ऑक्सी अम्ल पढ़ाया था, एक हाइड्रा अम्ल पढ़ाया था। हाइड्रा अम्ल का उदाहरण भी हमने बताया था, इसमें सिर्फ आपको हाइड्रोजन होगा। ऑक्सी अम्ल में हमने बताया था जैसे H2SO4। H2SO4 क्या होता है? यहाँ पे जरा देखिएगा, H2SO4 दोनों उपस्थित होता है, उसे हम लोग ऑक्सी एसिड कहते हैं। जैसे नाइट्रिक एसिड HNO3 मतलब ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी। तो जिस एसिड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित हो उसे हम लोग ऑक्सी एसिड कहते हैं। और जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन हो उसे हाइड्रा अम्ल कहा जाता है। क्या कहते हैं? हाइड्रा अम्ल कहा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? हाइड्रा एसिड होगा या अनोक्सी अम्ल होगा। तो यहाँ पे इसे क्या कहते हैं? वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, तो हाइड्रा क्या होगा? जल्दी से बताइए, क्या क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से बताइए। हाइड्रो एसिड होगा या अनऑक्सी होगा? जल्दी से, इसे हाइड्रा ऑक्सी एसिड कहा जाता है। यहाँ पे आप जल्दी से आंसर करेंगे, सी इज राइट आंसर। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें कौन सा गैस्ट्रिक अम्ल के संघटक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता? गैस्ट्रिक अम्ल के रूप में पेट में स्रावित नहीं होता। गैस्ट्रिक अम्ल के रूप में जो पेट में स्रावित नहीं होता है, बस समझ रहे हैं? तो हम बात के गैस्ट्रिक अम्ल के रूप में पेट में जो स्रावित होता है आमाशय में, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो पूछा रूप में नहीं स्रावित होता है, रूप में नहीं स्रावित होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये पेट में स्रावित नहीं होता। H2SO4 पूरा पेट गल जाएगा, अगर चल गया पेट में तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको हम लोग कहते हैं अम्लराज कहा जाता है। क्या बोलते हैं? अम्लराज। ये जो HCl होता है ये बहुत ही पावरफुल एसिड होता है जो आमाशय में स्रावित होता है, और ये काफी समझदार भी होता है। ये कब स्रावित होता है? जैसे ही आप भोजन करना शुरू किए तो ये पेट में स्रावित होना स्टार्ट होता है। और कहते हैं खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। इसका रीजन आपको पता है? ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर आपने पानी, जैसे ये एसिड है, अब जैसे खाना स्टार्ट किया एक्टिव हो गया, ये क्या होता है? एसिड जो एक्टिव हो गया तो क्या
पूरी सब्जी कई चीज खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए पावरफुल एसिड चाहिए, और खा के उसका 2 लीटर पानी डाल दिए, इस एसिड का पावर क्या हुआ, एकदम कम हो गया। अब जब एसिड का पावर कम होगा तो आपने जो चिकन खाया है, मटन खाया है, उसको कभी ये एसिड डाइजेस्ट कर पाएगा, गला पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। इसलिए कहते हैं खाने के 40 मिनट 45 मिनट बाद आप पानी पीजिए, ताकि ये एसिड को भी अपना काम करने दीजिए, जो भोजन आपने क्या है उसको डाइजेस्ट कर पाए, गला पाए। ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार सेशन को शेयर कीजिएगा। आप लोग के लिए सर ये सारे क्लास हैं, और आप लोग थोड़ा सा अगर सपोर्ट करेंगे तो और बेहतरीन क्लास लेकर आ पाएंगे। तो थोड़ा सा एक बार सेशन को जो है शेयर कर दी, सभी लोग अगर एक शेयर कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, जहां पे भी आप जुड़े हैं, तो 200 बच्चे आराम से पार हो सकते हैं। लेकिन आप शेयर भी नहीं करते, बस सुन के और आप बस पढ़ते हैं। थोड़ा सा एक बार आप भी थोड़ा कर दिया कीजिए मतलब। ओके, अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक के विलयन के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो साधारण नमक के विलयन में, साधारण नमक क्या है, सीधा सा सवाल पूछा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, साधारण HCl। तो अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा सोडियम क्लोराइड और H2O का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपका H2O होगा, तो सोडियम क्लोराइड और क्या बनता है, हमारा जल का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड और NaCl का विलयन बनता है ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। देखा, साधारण नमक जो आपका है, साधारण नमक के विलयन में, के निर्माण में, साधारण लवण मतलब साधारण लवण आपका क्या होगा, NaCl के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है, HCl के साथ। कितने लोगों ने सी आंसर लगाया, सी नंबर का आंसर कितने लोगों ने लगाया। हम वो सारे क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं जहां पे आपको थोड़ा सा रुकना पड़ रहा होगा, शायद आपने नहीं देखा होगा। हमने का 2-4-5 क्वेश्चंस लेकर आया सारे चैप्टर। उस लवण का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा होगा जिसका जलीय पीएच मान 7 से कम होता है। अब आपके लिए कठिन होगा, 7 से कम पीएच मान किसका होगा, सोडियम क्लोराइड का, सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का, अमोनियम क्लोराइड का। तो अमोनियम क्लोराइड का जल्दी से बताएं। अमोनियम क्लोराइड एक उत्पादित पदार्थ है, सब्लिमेशन होता है, ये सीधा सॉलिड से गैस में बदलता है, अमोनियम क्लोराइड। तो हमने क्वेश्चन क्या पूछा है, किसका पीएच मान 7 से कम होता है। सोडियम क्लोराइड जो साधारण लवण है, जो NaCl, इसका पीएच मान आपको पता है 7 होता है। उसके बाद अगर हम बात करें सोडियम कार्बोनेट का, इसका धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 into 10H2, इसका जो पीएच मान होता है 11 होता है, क्षारीय प्रकृति का। बस समझ में आ रहा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात हमने ये बताया कि एक सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा का भी याद रखिए पीएच मान, NaCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो पीएच मान होता है वो 8.3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो खाने वाला सोडा है, H लगा होगा। और धोने वाला सोडा का पीएच मान 11 होता है। कितना होता है, 11, Na2CO3 इसका 11 होता है। अब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड का जो पीएच मान होता है, जो एक उत्पादित पदार्थ होता है, कब सिरप में मिला होता है, इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। कितना होता है, 7 से कम होता है। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अभी तो आपका क्लास जो है लगातार चलते रहेगा। 5.3 होता है। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, सर्कुलर मोशन का ये सवाल है। एक समान वृत्तीय गति की बात पूछा गया, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, सर्कुलर मोशन। तो अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो आपने सर्कुलर मोशन को पढ़ा होगा। चाल और वेग दो अलग अलग चीजें हैं। या पूछा एक समान, चाल और वेग दोनों अचर होते हैं। अचर का मतलब स्पीड एंड वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब फिक्स। वेग जो है एक सदिश राशि होता है। याद रखिएगा कि वेग जो होता है, भैया सुनिए ध्यान से, कि वेग जो होता है, वेग जो होता है वो एक सदिश राशि है। कौन सी राशि, सदिश राशि। वेग में परिमाण और दिशा होता है, परिमाण और दिशा फिक्स होता है, परिमाण प्लस दिशा। लेकिन सर्कुलर मोशन में क्या होता है, हमेशा डायरेक्शन चेंज होता है। यहाँ भी डायरेक्शन चेंज, जब आप ऐसे साइकिल चलाएंगे यहाँ डायरेक्शन चेंज, यहाँ डायरेक्शन चेंज। तो वेलोसिटी और वेरिएबल, एक वृत्ताकार पथ पर जो होता है वेग अलग अलग होता है, वेग जो है वो अलग अलग होता है। लेकिन स्पीड आपका कांस्टेंट हो सकता है। स्पीड अगर 20 के स्पीड में कोई साइकिल चला रहा है तो हो सकता है कि पूरा घुमा के 20 के स्पीड में। तो स्पीड इज कांस्टेंट बट वेरिएबल इज वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वो फिक्स नहीं हो सकता। दिशा बदलते ही वेग बदल जाता है। जहां जहां डायरेक्शन चेंज होगा वहां वहां वेग बदलेगा। हम लिख सकते हैं क्या, स्पीड इज कांस्टेंट एंड वेलोसिटी इज वेरिएबल। चाल जो है अचर है लेकिन वेग आपका अचर है। तो डी नंबर जिसने आंसर बताया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हमें हर चीज का एक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में जो ग्राफ है ये क्या प्रदर्शित करता है। देखो ग्राफ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक ग्राफ आता है वेग और समय। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो वेग और समय का ग्राफ जो है ये त्वरण को दिखाता है, एक्सेलरेशन को दिखाता है, त्वरण को दिखाता है। वेग और समय का ग्राफ जो है ये त्वरण को दिखाता है, पहला बात। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको करना है, वेग और समय का ग्राफ जो है त्वरण को दिखाता है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है क्या है कि विस्थापन, आपसे पूछा जाएगा विस्थापन और समय का ग्राफ। दो ही क्वेश्चन आपके आते हैं, विस्थापन और समय का ग्राफ, विस्थापन और समय का ग्राफ, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन और समय का ग्राफ वेग को दिखाता है और वेग और समय का ग्राफ त्वरण को दिखाता है। और ये जो डायग्राम बना है एक समान त्वरण का बना है, एक समान त्वरण का। तो यहाँ पे ए इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा विस्थापन और समय तो वो वेग को दिखाता है और वेग और समय जो है वो त्वरण को दिखाता है, एक्सेलरेशन को दिखाता है, त्वरण के ग्राफ को दिखाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, एक साइकिल जो है स्थिर त्वरण से चलायमान है। पीछे की पहिए पर जो घर्षण बल होता है वो हमेशा अपोजिट साइड ही लगता है। घर्षण बल जो है वो हमेशा अपोजिट साइड लगता है। घर्षण बल जो है वो हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है। कहां करता है, विपरीत दिशा में, पश्चिम की दिशा में। घर्षण बल जो है वो विपरीत दिशा में, पश्चिम दिशा में ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी को क्या कहा जाता है? पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी को क्या कहा जाता है? हमने क्वेश्चन क्या पूछा है? पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी को। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है दूरी एक समान नहीं है, कभी दूरी कहीं पे दूरी कम है, कहीं पे दूरी ज्यादा है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में कहीं पे दूरी ज्यादा है, कहीं पे दूरी कम है। जहाँ पे दूरी कम होता है वहाँ पे गर्मी का मौसम आ जाता है, ज्यादा गर्मी लगने लगता है। जब दूरी दूर हो जाता है तब क्या होता है? ठंड का मौसम आता है। इसे हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय दूरी कहा जाता है। 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, 1 AU कहा जाता है। उसका वैल्यू निकाला गया है 1.496 10 पावर 11 मीटर। इतना डिस्टेंस है, एक औसत डिस्टेंस निकाला है पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो है एक एवरेज डिस्टेंस निकाला गया है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? पूछा तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तरंग दैर्घ्य कहाँ किसे कहा जाता है? दो तरंगों के बीच की, दो तरंगों के श्रृंग के बीच की दूरी। जस्ट वन वेट यहाँ पे देखिए, दो तरंगों के श्रृंग के बीच की दूरी को, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है दिस इज कॉल्ड वर्ड वेवलेंथ, और इसे हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। तो तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर होता है। एक होता है आयाम, एम्पलीट्यूड, दिस वन इज एम्पलीट्यूड, ये आपका आयाम होता है। तरंग की गहराई या ऊंचाई को हम लोग आयाम कहते हैं। तो आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है, आयाम का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए तो आप, आयाम का एसआई मात्रक क्या होता है? आयाम का, ये आयाम है, जितना तेज बोलिएगा उतना बड़ा आयाम होगा आपका। आयाम का अगर एसआई मात्रक पूछा जाए तो बहुत लोग हर्ज बता रहे हैं, जल्दी से बताइए आयाम का एसआई मात्रक। भैया आयाम का भी एसआई मात्रक मीटर ही होता है, ये भी एक प्रकार का दूरी है। तो आयाम का भी एसआई मात्रक मीटर होगा, तरंग दैर्घ्य का भी एसआई मात्रक मीटर होता है। दोनों का एसआई मात्रक मीटर ही होता है। आयाम बोला जाए या तरंग दैर्घ्य बोला जाए, दोनों का एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर ही होता है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। पूछा निम्नलिखित में किस युग्म की एसआई इकाई समान नहीं है? एसआई इकाई जो है समान नहीं है, ये बहुत अच्छा सवाल है। एसआई इकाई मतलब सेम नहीं है, एसआई यूनिट जो है वो सेम नहीं है। किसका किसका सेम होता है? गति और स्पीड और वेलोसिटी का होता है, कार्य ऊर्जा बल और दाब का। तो बल और दाब का सेम नहीं होता, बल और भार का होता है। किसका होता है? बल का होता है और भार का। यूनिट एंड डायमेंशन बिल्कुल सेम होता है, मात्रक और बीमा जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। दूरी और विस्थापन का सेम होता है, गति और वेग का सेम होता है, चाल और वेग का जो कहते हैं। संवेग और आवेग का सेम होता है, लिख लीजिए इसको। संवेग का जो मात्रक होगा वही आपका आवेग का होगा, वही किसका होगा? आवेग का होगा। संवेग का क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड, द्रव्यमान गुना वेग। इसका भी क्या होगा? केजी मीटर पर सेकंड। बल का मात्रक क्या होता है पता है आपको? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका भार का भी वही होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की नहीं है। एकदम बारीकी से जवाब दीजिएगा कि संवेग आवेग का यूनिट एंड डायमेंशन सेम होता है, भार और बल का मात्रक और बीमा एकदम समान होता है। चाल और वेग का जो है, चाल और वेग का यूनिट एंड डायमेंशन बिल्कुल सेम होता है। दूरी और विस्थापन का यूनिट एंड डायमेंशन, दूरी और विस्थापन का यूनिट एंड डायमेंशन जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। ये याद रखिएगा। सदिश और अदिश आपको पता ही है, कल हमने बताया ही था। सदिश अदिश का पॉइंट भी बताया था और दूरी और विस्थापन का बताया था। ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। बल क्या है? सदिश राशि या अदिश राशि? आपसे अगर पूछा जाए बल क्या है, सदिश राशि या अदिश राशि, आप बताइए। तो बल जो है एक सदिश राशि है। बल हम क्या कहते हैं कि बल जो है आपका एफ जो है एक सदिश राशि है। इसमें परिमाण और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर अवेलेबल। परिमाण भी है और दिशा भी होता है, परिमाण भी है और दिशा भी होता है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर अवेलेबल हियर, दोनों चीज यहाँ पर पाया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? अगला सवाल आपका क्या है? पूछा 1 किलोवाट आवर बराबर, 1 किलोवाट को हम लोग एक यूनिट भी बोलते हैं, 1 किलोवाट को हम लोग एक यूनिट भी बोलते हैं, या 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल आपका करेक्ट आंसर होता है। 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल आपका करेक्ट आंसर। 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई पूछा है, संवेग का इकाई पूछा है। तो संवेग बराबर क्या होता है पता है आपको? संवेग और आवेग हमने आपको समझाया होगा। संवेग बराबर होता है मोमेंटम इक्वल टू, संवेग बराबर अगर देखा जाए तो द्रव्यमान गुना वेग होता है। क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। मतलब आप किसी चीज द्रव्यमान को और उसके वेग को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मात्रक होता है केजी और वेग का होता है मीटर पर सेकंड। इसका यूनिट जो होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड मतलब बी इज राइट आंसर। इसकी बीमा पूछ सकता है, बीमीय सूत्र। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे लिखते हैं? मास है आपका, लेंथ है आपका, टी है, MLT - 1 जो है, MLT - 1 जो है ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। ये इसका क्या है? डायमेंशनल फार्मूला है MLT - 2। क्या हमने बताया? MLT - 2 हमने इसका डायमेंशनल फार्मूला बताया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है? पूछा है 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1.0 एम्पीयर की एक स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होता है। इस प्रतिरोध में 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा। देखिए यहाँ पर हमें कोई न्यूमेरिकल कराने का शौक नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं Q = IT होता है। Q = I का पहले आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये कहाँ से आया? I का विद्युत धारा का डिफिनेशन पढ़ा होगा। I = होता है Q/T, I = Q/T होता है। विद्युत धारा का डिफिनेशन तो आपने पढ़ा होगा ना। तो पूछे विद्युत धारा क्या होता है? आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह की दर मतलब आवेश जितने समय में जितना आवेश बहता है उसे हम लोग विद्युत धारा। I = Q/T होता है। तो Q = IT होगा। I आपके पास कितना है? I आपके पास कितना है भैया? I
जो है आपके पास विद्युत धारा जो है वो है आपका 1 एम्पियर। आप निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, आई जो है 1 एम्पियर है, 1.0 आप लिख लो, जस्ट 1 आप लिख लो, एकदम आराम से देखना। तो इस तरह के सवाल आपको डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे आपको। तो 1.0 चलो कर दे गुना, आपका टाइम क्या है, टाइम 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, इसको हटाएंगे सर तो यहाँ पे 10 आएगा, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा जस्ट 1 मिनट। 1.0 का मतलब कुछ यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको 1 लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली से 1 लिख सकते हैं। तो 1 गुना 60 करिए, 1 गुना 60 करेंगे, 60 सेकंड, 1 मिनट जो लिखा है यहाँ पे, इसके जगह पे मैंने 60 सेकंड, इसका कोई मतलब नहीं है, रेजिस्टेंस का यहाँ पे कोई लेना देना है नहीं, रेजिस्टेंस का हमें यहाँ कोई काम नहीं है साहब, ठीक है। तो 60 गुना आपका करेक्ट आंसर होगा, 60 गुना इज राइट आंसर, तो आपका सी इज राइट आंसर, आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो आपको फॉर्मूला हमने बताया, I इक्वल टू क्यू बाई टी, विद्युत धारा का डिफिनेशन ये होता है, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, और Q इक्वल टू आई टी, ये इसमें कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज बटा समय, ऐसे ही सवाल आपके पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज बटा समय इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक चार्ज बटा समय बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज बटा समय, हमने सवाल क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक चार्ज बटा समय पूछा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपने बताया विद्युत धारा I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, जस्ट आपने बनाया था, I इक्वल टू जो है क्यू बाई टी आपका करेक्ट आंसर होगा, I इक्वल टू क्यू बाई टी, यहाँ पे आपका ए इज राइट आंसर, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण। चूना पानी, अपने चूना पानी का मतलब समझा होगा आपने, चूना पानी का मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बुझा हुआ चूना, जिस चूने में हमने पानी मिला दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर ये चूना पानी क्या करता है, हम लोग दीवार में कभी देखते हैं, गाँव में दीवारों, मिट्टी के दीवारों पर इसको लगाया जाता है लेप, चूना पानी का लेप लगा दिया जाता है। तो अगर चूना पानी वायु में एक परत बना लेता है, आप देखिएंगे पतली पतली पपड़ी निकलने लगता है, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट आपका करेक्ट आंसर होगा, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो चूने पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो किसका निर्माण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, CaCO3 का निर्माण होता है। आप एक एक सवाल को बहुत एकदम आराम से सुकून से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, ये जरा हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका क्या है, पूछा वेग और समय का ग्राफ। तो वेग और समय का ग्राफ आपको पता है कि वेग में परिवर्तन की दर को, दर जहां आएगा, फिजिक्स में एक बात हमने बताया है कि जहां भी दर होता है वहां टाइम होता है। दर का मतलब हमने बताया है कि जहां दर लिखा हो उसके बराबर आपका समय होता है, दर का मतलब होता है समय। जैसे वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, तो वेग में परिवर्तन मतलब वेग बटा समय होता है, वेग बटा समय। कहते हैं आवेश में परिवर्तन, आवेश के समय, ये देखो समय, आगे ये देखो समय आ गया ना, टी आ गया नीचे ना, जहां भी दर होगा नीचे टी आएगा। जैसे कहते हैं आवेश की प्रवाह की दर को, आवेश की प्रवाह की दर को मतलब क्यू बटा टी, दर आया टी। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, आई कहा जाता है। तो दर जहां होगा वहां टी लगता है, जहां पे दर होगा वहां पे टी लगता है, ये बात समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ होगा त्वरण, त्वरण का मात्रक होता है क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसकी डायमेंशन LT-2 होता है। यह एक सदिश राशि है, यह आपको पता होना चाहिए, यह एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, परिमाण भी होता है और आपका दिशा भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। दूरी जो है एक अदिश राशि है, दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, दूरी आपका एक अदिश राशि है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, दूरी आपका एक अदिश राशि है। इसमें सिर्फ और सिर्फ की बात करें तो दूरी में सिर्फ आपका परिमाण पाया जाता है, क्या पाया जाता है, परिमाण पाया जाता है। संवेग एक सदिश राशि है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। क्या संवेग, संवेग का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। और बल का मतलब, संवेग का मतलब बल का क्या होता है, F आप लिख सकते हैं ma, ये भी एक सदिश राशि है, संवेग भी एक सदिश राशि है और वेग बल भी जो है एक सदिश राशि है। और एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कई लोगों को लगता है ये क्या लिख रहे हैं सर, MLT-2, ये इसका डायमेंशन है और इसका मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड और इसका डायमेंशन होता है MLT-1। इतना अगर हर चीज आपको हर पॉइंट पर अगर याद है तभी आप सदिश का, हमने लिस्ट आपको बताया था कि सदिश राशियों का कुछ सब परिमाण और डायरेक्शन आपको पढ़ने से ही आइडिया लग गया होगा। अगर आप इस तरह से चीजों को करेंगे तो ही जाके एग्जाम में, आप सोचते हैं इनमें से कुछ चीज फालतू, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट मत कीजिए, जिनको लगता है हमें खूब आराम से एकदम स्पीड में सारे क्वेश्चंस करने के बारे में, वो सर और कोई क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उससे होगा आपको यहाँ पता है, आपको जब आप फास्ट क्वेश्चन चलेंगे, जब आप फास्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा क्वेश्चन करते हैं, फास्ट क्वेश्चन करते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता है कोई क्लास के बाद में आज क्वेश्चन से कुछ पढ़ाई कि नहीं पढ़ा, लेकिन जब आप आराम से चीजों को सीखते हैं तो आपको एग्जाम तक वो याद होता है। तो निम्नलिखित में कौन से धातु आयरन क्लोराइड में लोहे को विस्थापित नहीं करेगी, तो आयरन क्लोराइड से लोहे को विस्थापित नहीं करेगी। आयरन क्लोराइड, हमने क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन सा जो है धातु आयरन क्लोराइड में लोहे को विस्थापित नहीं करेगी। आयरन क्लोराइड से लोहे को चांदी का ही ऐसा होता है। आयरन क्लोराइड की बात क्या, आयरन क्लोराइड मतलब FeCl2, FeCl2। हमने क्या बोला, फेरस क्लोराइड के संदर्भ में बात किया है, FeCl2 के संदर्भ में बात किया है। तो अब देखो मेनली क्या होता है, आपको रिएक्टिव सीरीज पता होना चाहिए। ये मेटल का रिएक्टिव सीरीज होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। धातु की सक्रियता श्रेणी, ये आपको पता है क्या, जैसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल हमने बताया था, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, दीस आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होते हैं। और लिस्ट रिएक्टिव मेटल जो होते हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये कम अभिक्रियाशील धातु होते हैं। जो कम अभिक्रियाशील धातु होते हैं वो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, मतलब वो किसी से रिएक्ट नहीं करता। अकेले आपको मिलेगा, जिसका दोस्त बहुत कम होगा वो आपको अकेले मिलेगा, लेकिन जिसका दोस्त बहुत होता है वो आपको कभी
थोड़ी अकेले नहीं मिलेगा, जैसे पोटेशियम, सोडियम, इन सबको केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि दिस आर वेरी रिएक्टिव मेटल। इसको कहा जाता है केरोसिन में। अब पूछा है कि फेरस क्लोराइड से मतलब आयरन क्लोराइड से आयरन को कौन नहीं हटा सकता? तो चांदी नहीं हटा सकता, क्योंकि चांदी जो है वो आयरन से काफी कम, आयरन यहाँ है और चांदी यहाँ है, चांदी कम रिएक्टिव है तो क्लोरीन से नहीं हटा सकता। लेकिन हाँ, सोडियम आएगा तो हटा देगा, कैल्शियम आएगा तो हटा देगा, क्योंकि ये ज्यादा स्मार्ट है आयरन से। बस समझ रहे हैं? आप पूरे चीजों को समझ पा रहे होंगे, पूरे प्रॉपर वे में आप एक एक चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आपका बी इज राइट आंसर, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चांदी जो है, सिल्वर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन और नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? तो जीवाश्म ईंधन को जब हम जलाते हैं तो यहाँ पे जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त होता है कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो है वो क्या करता है? अम्लीय ऑक्साइड होता है। क्या उभयधर्मी ऑक्साइड होता है? क्या उभयधर्मी का मतलब होता है इसमें अम्ल और क्षार दोनों की प्रकृति देखने को मिलता है, अम्ल और क्षार दोनों की प्रकृति देखने को मिलता है। हमने बात क्या किया है, जरा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अम्लीय ऑक्साइड का मतलब एसिडिक ऑक्साइड होता है। जब आप एसिडिक रेन का आपने नाम सुना होगा, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा जो है वो किसके कारण होता है? अम्लीय वर्षा जो होता है वो होता है यही जीवाश्म ईंधन को जलाने पर जो सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, ये सब एसिडिक रेन कराने के लिए। ये ऑक्साइड ही एसिडिक होता है, जिसके कारण अम्लीय वर्षा संभव है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पॉल्यूशन को नहीं बढ़ाता, याद रखना। CO2 जो है ये पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये ग्लोबल वार्मिंग करता है, ये पृथ्वी को के टेंपरेचर को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार है। अगर CO2 की मात्रा पूरा बढ़ते जाए तो पृथ्वी गर्म होते रहेगा, और CO2 की मात्रा एकदम खत्म हो जाए, जितना ठंडा हो जाएगा पृथ्वी पर कि जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये इसका अलग ही रोल है। बहुत लोग सोचते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कोई पॉल्यूशन नहीं करता है। पॉल्यूशन करने के लिए जिम्मेदार है सल्फर, समझ में आ रहा है ना? तो ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ये प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये पृथ्वी को के टेंपरेचर, इसका होना बहुत ही आवश्यक है। CO2 का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर CO2 नहीं होगा तो हमारा पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं। बात समझ रहे हैं? ये पूरे पृथ्वी के टेंपरेचर को मेंटेन रखता है कौन? CO2, और इसकी मात्रा बढ़ना घटना भी खतरनाक है। बात समझ रहे हैं? अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एसिडिक रेन जो आप फैक्ट्री में सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज द रीजन। एसिडिक रेन का पीएच मान पूछ सकता है। एसिडिक रेन का पीएच मान क्या होता है? 5.5 के आसपास होता है। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो 5.5 के आसपास होता है। आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, साइंस बाय सुजीत कुमार। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। डैश को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। अभिसरण दर्पण मतलब कन्वर्जिंग मिरर, जो प्रकाश को कन्वर्ज करने का काम करता है। तो अवतल दर्पण को जो है, अवतल दर्पण आप देखेंगे प्रकाश को कन्वर्ज करने का काम करता है। कन्वर्जिंग मिरर जितना भी प्रकाश आया है उसको कन्वर्ज करने का, एक जगह इकट्ठा करने का जो काम करता है वो अवतल दर्पण का है। और अवतल दर्पण का एक नेचर होता है, ये क्या करता है? छोटे चीज को बड़ा करके दिखाता है। अवतल दर्पण जो है ना, कोई भी छोटा चीज है उसको बड़ा करके दिखाता है। इसलिए तो सैलून में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अवतल दर्पण का इस्तेमाल हम लोग सैलून में भी करते हैं। तो कन्वर्जिंग मिरर, इसको अवतल दर्पण को हम लोग जो है कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। अवतल दर्पण आपका करेक्ट आंसर होगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अगला। उत्तल लेंस को भी हम लोग, अब लेंस अगर दर्पण में पूछा तो अवतल बताए थे, लेकिन कन्वर्जिंग लेंस अगर पूछेगा तो उत्तल लेंस को जो है हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। अगर लेंस पूछता तो उत्तल होता, दर्पण पूछा है तो अवतल होगा। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। इतने लोग आप लोग एक बार 5 टाइप कीजिए, हम शुरू से क्लास, ठीक है? डोवेनेरा का प्रतिनिधित्व करता है। तो डोवेनेरा का प्रतिनिधित्व कौन करता है? टाइट। हमने बताया था पीरियोडिक टेबल का जब स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले डोवेनेरा एक व्यक्ति आए थे जिन्होंने टाइट का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने क्या किया था? टाइट का कॉन्सेप्ट दिया था त्रिअप का। तो उसमें जो है लिथियम सोडियम पोटेशियम, टाइट क्या होता है समझा रहा हूं। लिथियम पोटेशियम सोडियम आपका करेक्ट आंसर होगा। टाइट का जो प्रतिनिधित्व करता है, डी इज राइट आंसर। जैसे देखो टाइट क्या था, टाइट में था लिथियम सोडियम पोटेशियम ग्रुप था, कैल्शियम स्ट्रांटियम बेरियम क्लोरीन ब्रोमीन। इसमें क्या होता था एक्चुअली, जो होता था डोवेनेरा ने पहला व्यक्ति था जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाना शुरू किया था कि पहले का परमाणु द्रव्यमान 7 है, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान, और पोटेशियम का आपको पता होगा 39 होता है। अगर दोनों को जोड़ा जाए तो 46 होता है, और अगर 2 से डिवाइड कराएं तो 23 आता है। ये 23 बीच वाले का परमाणु द्रव्यमान है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। तो डोवेनेरा जो थे उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, जो पीरियोडिक टेबल का पहला व्यक्ति था जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाना शुरू किया था। उन्होंने बोला सर पहले वाले को और तीसरे वाले के परमाणु द्रव्यमान को जोड़कर अगर 2 से भाग लगाएंगे तो बीच वाले का निकल कर आएगा, लेकिन ज्यादा दूर तक ये चला नहीं। इसलिए डोवेनेरा के टाइट को जो है, लेकिन ये क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चंस है। ये इतने ही ग्रुप बनाए थे, एक लिथियम पोटेशियम सोडियम का, कैल्शियम स्ट्रांटियम और बेरियम का, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का, सल्फर सेलेनियम और टेलेरियम का, इतना ही ग्रुप इन्होंने बना पाया था, ठीक है? आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका, दिल्ली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? ज्यादा उपयोगी है क्योंकि पीला लाइट जो होता है एक वर्णी होता है। ऐसे आप सफेद लाइट लगे धुंध के मौसम में, ठंड के मौसम में रोड साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है। तो जो गर्म प्रदेश, जो ठंडा प्रदेश है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में क्या हमेशा ठंडा रहता नहीं है, तो चलो व्हाइट लाइट लगा देते हैं, हमेशा थोड़ी ठंडा का मौसम है, 2-3 महीना ठीक है देख लेंगे, अब 2-3 महीने के लिए सालों भर के लिए ऐसा इंतजाम। लेकिन जो ठंड प्रदेश है जहाँ पे सालों भर ठंडा है, कनाडा चले जाओ आप, उत्तरी अमेरिका चले जाओ, तो वहां पे क्या होता है? पीला लाइट ही सड़कों पर लगाया जाता है ताकि वो एक वर्णी होते। सोडियम जलने पर जो है, नाइट्रोजन के बारे में आप जानते होंगे, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, 78% पाया जाता है, और चिप्स के पैकेट में भरते हैं। नाइट्रोजन थोड़ा ठंडी गैस है, चिप्स के पैकेट में भी भरते हैं। आजकल गाड़ी के चक्कों में भी हम नाइट्रोजन भरते हैं। एरोप्लेन के चक्कों में पहले हम हीलियम भरते थे, अब हम नाइट्रोजन ही भरते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन में आग लगने की जो संभावना है वो काफी कम होती है। इन सब चीजों को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। और एयर आपसे पूछा जाए हवा समांगी मिश्रण है कि विसमांगी मिश्रण है? तो हवा समांगी मिश्रण नहीं होता है, विसमांगी। नाइट्रोजन का हर जगह 78% नहीं होता है, पृथ्वी पर हर जगह हवा में नाइट्रोजन 78% नहीं होता है, ये बिल्कुल। एरोप्लेन के चक्के में
हीलियम भरा जाता था, अब नाइट्रोजन ही भरते हैं। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन है, प्रायः धन आवेशित तत्वों की संयोजकता पूछा है कि जो धन आवेशित है उसकी संयोजकता वैलेंसी क्या होगा। हमने बोला है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 3 चीज होते हैं, एक तो धातु होता है, दूसरा आपका क्या होता है अधातु होता है, और तीसरा आता है एक महिला है एक पुरुष है, एक तीसरा है ट्रेन वाला जेंडर। इसको उपधातु की संख्या 7, अधातु की जो कुल संख्या होता है वो 20, और धातु जो होता है 91। ये पॉजिटिवली चार्ज जो होते हैं धातु जो होते हैं ये हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग, और अधातु जो है ये ग्रहण करती है इलेक्ट्रॉन को। तो धातु के आउटर शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, धातु का पहचान ही है उसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ये त्याग ही कर देता है। और अधातु का पहचान है इसके आउटर शेल में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, आउटर शेल में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल के पाए जाते हैं। और उपधातु की संख्या 7 है। 7 उपधातु का नाम आपको पता है क्या? जैसे आप पता होगा आपको कि आपका बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, पोलोनियम है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? मछली के प्राप्त कॉड लिवर के तेल में विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है। तो यहाँ पे विटामिन डी का जो है समृद्ध स्रोत है। तो अब आपको पूछा मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल में किस विटामिन डी का, विटामिन से जो सवाल आते हैं पूरे विटामिन वाला एक बार सेक्शन देखो, विटामिन में क्या क्या सवाल है। विटामिन में 3 तरह के सवाल पूछते हैं, 3 नेचर का प्रश्न पूछता। एक विटामिन के कमी से होने वाला रोग, देखना विटामिन के कमी से होने वाला रोग तुम तुरंत बना देते हो। एक विटामिन से जो सवाल पूछता है कि विटामिन का केमिकल नेम है, ये भी तुम बना देते हो, लेकिन विटामिन का खोज जो पूछा जाता है ये बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। विटामिन डी का खोज किसने किया? अब तो ऊपर देखोगे बनाओगे बिल्कुल भी नहीं। बात समझ रहे हैं? अगर हम क्वेश्चन सेट करें तो विटामिन सही करें और बनेगा भी नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो ये तो केमिकल नेम है, 20 साल तक केमिकल नेम, ये तो विटामिन का ये बना ही देते हो।